सुबह के वक्त रेणुका झाड़ू लगा रही थी। तभी उसकी सास सुमित्रा भगवा वस्त्र पहने हुए एक बाबा को घर में ले आती है। देखिए ना बाबा जी, ये मेरी बहू रेणुका है। ए चल प्रणाम कर बाबा के पैर छूकर। रेणुका बाबा को प्रणाम करती है। बाबा जी कोई हल बताइए, मुझे तो लगता है इस पर किसी चुड़ैल का साया है, बच्चा नहीं होता है इसके। तू फिक्र मत कर, मैं अभी देख कर बता दूंगा। बुला उसे यहाँ। ए रेणुका चल यहाँ आकर बैठ बाबा के पैरों में। रेणुका चुपचाप आकर जमीन पर बाबा के पैरों के पास बैठ जाती है। बाबा उसके सिर पर हाथ रखता है और अचानक से झटका देता है। हे भगवान, इस पर तो किसी चुड़ैल का साया है, इसको कभी बच्चा नहीं हो सकता। नहीं बाबा जी, ऐसा मत कहिए। मुझे तो पहले ही पता था चुड़ैल है ये चुड़ैल, तभी तो आज तक न पोता दिया और न ही पोती। इसका तो उपाय करवाना होगा। कुछ बताइए आप, नहीं तो मैं ऐसे ही शमशान में चली जाऊंगी। तभी वहाँ राज आ जाता है। क्या माँ, आप भी किस ढोंगी बाबा को घर में ले आई हैं? जाओ बाबा जी यहाँ से। बेटा मुझे ढोंगी मत बोल, मेरा श्राप लग गया ना तो तू जानता नहीं है क्या हो सकता है। चलो चलो निकलो यहाँ से, बड़े आए श्राप देने वाले। तो बाबा भी मुंह टेढ़ा करके वहाँ से चला जाता है। अरे ये तूने क्या कर दिया? तू नहीं जानता वो कितने पहुँचे हुए हैं। पहुँचे हुए होते तो ऐसे गलियों में ना भटकते। वो सिर्फ आपसे पैसे ऐंठना चाहते हैं। अभी कहेंगे चुड़ैल है, हम पूजा करेंगे और पैसे लेंगे। बकवास। अरे तो तू तेरी बीवी का इलाज क्यों नहीं करवाता? तू नहीं जानता मेरा दिल कितना दुखता है तेरी औलाद देखने के लिए। तो इसमें रेणुका की क्या गलती है माँ? मैंने कई जगह उसका चेकअप करवाया है, उसमें कोई कमी नहीं है। कमी तो उसमें है ही, वो डॉक्टर ही गंदे थे। माँ अब भी कैसी बातें करती हैं? सुबह सुबह मेरा दिमाग मत खराब करो, मुझे काम पर भी जाना है। तो राज ये सब कहकर घर से निकल पड़ता है। असल में रेणुका की शादी को 4 साल हो गए थे, लेकिन उसके अभी तक कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ था। ननंद मीना की भी ससुराल में काफी समय से लड़ाई चल रही थी और वो भवी को लेकर फिलहाल अपने मायके में ही रह रही थी। खा गई है मेरे बेटे को, आज तक औलाद नहीं दे पाई, तू किस काम की औरत है? माँ जी इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने बोला ना कि डॉक्टर से सभी चेकअप करवा लिए थे, लेकिन कोई कमी नहीं आई। अरे तू मुझे मत सिखा, मुझे तुझसे ज्यादा पता है। बस मैं ऐसे ही मर जाऊंगी बच्चे को देखे बिना। तभी मीना हाथ में सब्जी लिए घर में आती है। रेणुका की आंखों में आंसू थे। अब क्या हो गया माँ, सुबह सुबह क्या तमाशा कर रही हो? ये रोज का ही है, कितना भी कह लो इसे कौन सा बच्चा देना है, बांझ कही की। हाँ भाभी, वैसे बात तो सही है, अपना बच्चा तो अपना ही होता है। अब देख लो मेरा भवी, मैं उस पर जान देती हूँ। पर दीदी मैं भी क्या करूँ, आप ही बताइए ना। कोई अच्छी जगह से इलाज करवाइए, अब आपका ही होगा तभी। गोद लिया बच्चा तो हम कतई नहीं अपनाएंगे, अपना तो अपना ही होता है। हे राम राम राम, नाम भी मत लेना गोद लिए हुए बच्चे का, पता नहीं किसका गंदा खून हम क्यों पाले। तभी भवी भागते हुए आता है और रेणुका को रोते हुए देखकर उसके गले लग जाता है। मामी जी आपको क्या हुआ, आप क्यों रो रही हैं? कुछ नहीं बेटा, मैं रो नहीं रही हूँ। असल में भवी रेणुका से काफी प्यार करता था और रेणुका भी भवी की बहुत देखभाल करती थी। ये देखकर सुमित्रा को जलन हो रही थी। हाँ अब खुद की औलाद तो है नहीं तो दूसरों की औलाद मत छीन, इस बच्चे को अपने बस में कर रखा है। नहीं नहीं भाभी, रहम करो। भवी मेरे पास आ, सारा दिन मामी मामी। सुमित्रा और मीना किसी न किसी मौके पर रेणुका को ताने मारती रहती थीं। रेणुका भी इस बात से काफी परेशान थी। तो शाम के वक्त पड़ोस की एक औरत उनके घर पर आती है और सुमित्रा से बात करने लगती है। मैं तो कहती हूँ राज की दूसरी शादी करवा दो। जो औरत बच्चा ही न दे सके वो किस काम की औरत भला। बात तो सही कह रही है, मैं आज ही इस बारे में राज से बात करती हूँ, नहीं तो उसका बच्चा देखे बिना ऐसे ही मर जाऊंगी तो नर्क में जाऊंगी। तू कहे तो मैं कोई रिश्ता बता देती हूँ, मेरी जान पहचान में काफी अच्छी लड़कियाँ हैं। तभी मीना भी वहाँ आ जाती है और उनकी हाँ में हाँ मिलाती है। आंटी जी आपकी बात तो एकदम सही है, ऐसी बेऔलाद औरत तो धब्बा है धब्बा। रेणुका ये सारी बात सुन लेती है और अपने कमरे में जाकर जोर जोर से रोने लगती है। रेणुका को भी ये कमी खलती थी कि उसके कोई औलाद पैदा नहीं हो रही थी और समाज के ताने सुनना उसके लिए आम बात हो गई थी। हे भगवान, मुझे कोई रास्ता दिखाइए, मेरी झोली भर दीजिए। तो उसी दिन से रेणुका मन्नत मांगती है और अगले दिन सुबह ही नंगे पैरों गणपति जी के मंदिर के लिए निकलने लगती है, जो कि उनके घर से 5 किलोमीटर दूर था। ये सुबह सुबह नंगे पैर कहाँ जा रही है तू? मम्मी जी मैंने कोई मन्नत मांगी है, अब से मैं रोज मंदिर जाऊंगी।
अरे भगवान, इसमें क्या कर लेंगे? कमी तो तेरे में है, तू तो पैदा ही कमी के साथ हुई थी। मुझे पहले पता होता तो शादी के पहले ही चेकअप करवा लेती। और क्या भाभी, आप भी किन चीजों में पड़ी हैं? मुझे भी इस बात का दुख है कि मेरे कोई औलाद नहीं है, शायद आप दोनों से भी ज्यादा। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आप मेरे पति की शादी करवाने की बात कर रहे हैं। मेरी शादी? क्या मतलब? हाँ, कल ही मम्मी जी और आपकी बहन आपकी दूसरी शादी की बात कर रही थी, क्योंकि मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकती। अरे इन दोनों का तो दिमाग हिला हुआ है। इनके कहने से मैं शादी थोड़ी ना कर लूंगा। जब कह दिया कि रेणुका में कोई कमी नहीं है तो बार बार क्यों परेशान कर रही हैं? कमी नहीं है तो औलाद दे दो। कितनी बार कहूँ, मैं तो कह कह के पागल हो गई हूँ। रेणुका, तुम जाओ मंदिर। भगवान की कृपा से शायद हमें औलाद हो जाए। शायद भगवान तुम्हारी प्रार्थना सुन ले। तो रेणुका नंगे पाँव में निकलती है और वो कई दिनों तक लगातार ऐसे ही मंदिर जाती है और नंगे पाँव ही वापस आती है, जिससे उसके पैरों में छाले पड़ गए थे और उसके पैर भी जख्मी हो जाते हैं। रेणुका, देखो तुम्हारे पैरों की क्या हालत हो गई है। 1 महीना हो गया है, तुम अब बंद कर दो ये सब। अभी तो 1 ही महीना हुआ है। मेरी भी भगवान से जिद है, मैं उनसे मेरी इच्छा पूरी करवा कर ही रहूंगी। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे पैर? नहीं, आप इसमें कुछ मत कहिए। अगर मेरी इच्छा पूरी होती है तो मैं कितना भी समय नंगे पाँव चली जाऊंगी। मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है। ठीक है, मैं तुम्हारी श्रद्धा पर सवाल नहीं उठाऊंगा। घर में रोज के ताने सुन सुनकर और हर जगह से इलाज करवाकर मैं थक चुकी हूँ, इसीलिए अब मैंने भगवान की शरण ली है। ठीक है, बस तुम्हें इसका फल मिल जाए। चाहे सर्दी हो या गर्मी, बरसात हो या आंधी, 6 महीने हो गए थे रेणुका रोज नंगे पाँव मंदिर जाती थी। उसके पैरों की बुरी हालत हो गई थी। तभी एक दिन मंदिर से पैदल वापस आते हुए रेणुका की हालत काफी खराब हो गई थी। उससे चला नहीं जा रहा था। वो लड़खड़ा रही थी और अकेली थी। ऐसे ही चलते चलते अचानक वो चक्कर खाकर सड़क पर ही गिर जाती है और आसपास बहुत से लोग जमा हो जाते हैं और वहाँ उसकी जान पहचान वाला कोई नहीं था। तभी भीड़ में से कोई व्यक्ति एम्बुलेंस को कॉल करके बुलाता है और रेणुका को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। और तभी हॉस्पिटल से राज के पास फोन आता है। मिस्टर राज, जल्दी से सिविल हॉस्पिटल में आ जाइए। आपकी पत्नी रेणुका को यहाँ लाया गया है। ये सुनकर राज घबरा जाता है और जल्दी से हॉस्पिटल के लिए निकलता है। लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि रेणुका के बच्चा नहीं होने के कारण उसकी सास और नंद उसे काफी ताने मारती हैं। जब रेणुका की सास ने अपने बेटे की दोबारा शादी की बात कही तो रेणुका ने पूरी श्रद्धा के साथ नंगे पांव गणपति के मंदिर जाना शुरू कर दिया। तभी अचानक एक दिन मंदिर से वापस आते वक्त रेणुका की हालत खराब हो जाती है। उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। जैसे ही राज तक ये खबर पहुंचती है तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर हॉस्पिटल के लिए निकलता है। अब आगे राज घर पर ही था और काफी तेजी से उठकर बाहर की तरफ निकलने लगता है। तभी सुमित्रा उसे टोक देती है। अरे, ऐसी अफरा तफरी में कहाँ भागा जा रहा है? माँ, मैं सब कुछ वापस आकर बताता हूँ, अभी इमरजेंसी है। अरे अचानक भैया को क्या हो गया? ऐसे भागे जा रहे हैं, कहीं भाभी को तो कुछ नहीं हो गया? लग तो ऐसे ही रहा है। भगवान करे कुछ हो ही जाए। मैं तो नई बहू लाऊंगी। हाँ, सही कहती हो माँ, तभी तो तुम पोते पोती का सुख देख पाओगी। उधर राज जल्दी से हॉस्पिटल पहुंच जाता है और देखता है कि बिस्तर पर रेणुका लेटी हुई है। चिंता की कोई बात नहीं है मिस्टर राज, आपकी पत्नी बिल्कुल सही है। लेकिन इसे अचानक हो क्या गया था? मुझे भी नहीं पता चला। मुझे अचानक से चक्कर आ गए थे। तभी रेणुका और डॉक्टर हंसने लग जाते हैं। तुम हॉस्पिटल में भर्ती हो और तुम्हें हंसी आ रही है रेणुका? तुम कहो तो तुम्हें भी हंसा दूं? क्या मतलब? मतलब ये कि आपकी पत्नी प्रेग्नेंट है। क्या? सच में? ओह माय गॉड, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। देखा ना, मैंने कहा था ना तुम भी हंसोगे। राज खुशी में डॉक्टर को गले लगा लेता है। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच मुझे खबर देने के लिए। अरे इसमें मेरा क्या थैंक यू, ये खुशी तो आपकी पत्नी ने दी है। देखा, मैंने कहा था ना, गणपति जी सब ठीक करेंगे। राज अपनी पत्नी का हाथ पकड़ लेता है और काफी खुश होता है। हाँ रेणुका, थैंक यू सो मच, तुमने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है और मुझे तुम्हारी श्रद्धा पर पूरा विश्वास था। हाँ, और मुझे गणपति जी पर। तो कुछ ही देर में राज रेणुका को लेकर घर पर पहुंच जाता है। दोनों हंसते हुए घर में आते हैं। सुमित्रा रेणुका को देखकर चिढ़ जाती है और मीना को कोहनी मारती है। ए मीना, ये चुड़ैल तो ठीक ठाक है, इसे तो कुछ भी नहीं हुआ। हाँ मम्मी, तो फिर भैया ऐसे भागकर क्यों गए थे? देख तो कैसे दांत फाड़ती आ रही है। भैया आप गए तो इतने टेंशन में थे और मुस्कुराते हुए आ रहे हैं, क्या बात है? ये भी रेणुका के साथ रह रहकर नाटक करना सीख गया है। अरे मैया मेरी, कभी तो अच्छे से बात कर लिया करो। आज तो मैं बहुत खुश हूँ। मैं क्या करूँ, तुम लोग मुझे खुशी दे नहीं सकते। आज तो मैं आपको खुश होते देख लूंगा माँ। बस बस रहने दे, बच्चा तो दे नहीं सकती तेरी बीवी, बस उसी में खुशी है मेरी। माँ, रेणुका प्रेग्नेंट है। क्या? मैं नहीं मानती, ये तो बांझ है, ये कैसे माँ बनने वाली है?
इस बात पर मैं झूठ क्यों बोलूंगी माँ जी, अब मुझे बांझ कहना छोड़ दीजिए। देखो तो भाभी कैसे आमने सामने जवाब दे रही है। चल रिपोर्ट दिखा। अच्छा ठीक है, मत मानी, कुछ वक्त बाद पता लग जाएगा। और अब रेणुका पर काम का ज्यादा बोझ नहीं देना, इसे आराम करवाना है। अरे काम चोरी के चक्कर में इतना बड़ा झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? काम है ही कितना, हम ही कर लेंगे, ये करे आराम। सुमित्रा रेणुका और राज की बात पर यकीन नहीं कर पा रही थी। वो मानने को तैयार नहीं थी कि रेणुका प्रेग्नेंट है, और रेणुका और राज ने भी कुछ खास कोशिश नहीं की थी। 2 महीने बाद। अरे 2 महीने हो गए हैं इस महारानी को, काम को तो हाथ ही नहीं लगाती। माँ जी, आपको अब भी यकीन नहीं हो रहा? आपको लगता है कि मैं काम से बचने के लिए ये नाटक कर रही हूँ? लगता नहीं, मुझे पता है तू ये कर सकती है। हाँ भाभी, आप कुछ भी कर सकती हैं। 2 महीने से आप यही कर रही हैं। चलो, आपके तानों के साथ इतना वक्त निकाला है, थोड़ा और सही। अगले महीने तक आपको पता लग जाएगा। तुझे क्या लगता है, तू काम नहीं करेगी तो हमारे घर का काम नहीं होगा? हम क्या भूखे मरेंगे? ऐसी बात नहीं है माँ जी, मुझे डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है, मैं रिस्क नहीं लेना चाहती। हाँ हाँ, तू बन के रहे ना रानी, हम तो तेरे नौकर ही हैं। राज ने हुक्म दे रखा है हम नौकरानियों को। मुझे तो ना ससुराल में सुख मिला ना मायके में, किस्मत देखो मेरी। सुमित्रा और मीना ने अभी भी ताने मारने बंद नहीं किए थे। देखते ही देखते 3 महीने भी निकल गए। अब धीरे धीरे रेणुका का पेट भी बड़ा होने लगा था। एक दिन सुमित्रा की नजर उसके पेट पर पड़ती है। देख मीना, रेणुका का पेट, तुझे क्या लगता है ये खा खा कर मोटी हुई है या प्रेग्नेंट है? इतना भी बड़ा पेट नहीं है, ये तो खा खा कर मोटी हो गई है। रेणुका की तबीयत काफी खराब थी, उसे काफी उल्टियाँ हो रही थी और वो ज्यादा चल फिर नहीं पाती थी। फिर सुमित्रा रेणुका के पास जाती है और उसके पेट पर हाथ रखती है। देख लीजिए माँ जी, आपको एहसास हो जाएगा। सुमित्रा को भी यकीन हो गया था कि रेणुका सचमुच प्रेग्नेंट है। सुमित्रा खुशी के मारे रेणुका को गले लगा लेती है। मुझे माफ कर दे बहू, मुझे लगा तू नाटक कर रही है, मुझे यकीन ही नहीं हुआ। कोई बात नहीं माँ जी, मैं इतने सालों से आपको बच्चा नहीं दे पाई तो यकीन होना मुश्किल होता है। सुमित्रा खुशी के मारे सारे घर में झूमने लग जाती है। मैं दादी बनने वाली हूँ, मैं दादी बनने वाली हूँ। माँ, सच में क्या? हाँ मीना, हाँ सच में, मैंने खुद देखा है, रेणुका प्रेग्नेंट है। तो इसमें इतना नाचने की क्या बात है? दुनिया में पहली औरत तो नहीं है ना जो प्रेग्नेंट हुई है। तू चुप कर, मुझे पता है दादी बनने का सुख क्या है। ये इतनी खुशी देने के बदले तेरा मुंह मीठा करवा रही हूँ। शुक्रिया माँ जी। बस अब तू कोई भी काम मत करना, अब तो मैं तेरे हाथ में पानी का ग्लास दूंगी। बस मुझे मेरे राज के बच्चे का मुंह देखना है। हाँ माँ जी, बस कुछ ही महीनों की बात है। असल में सुमित्रा को रेणुका की नहीं बल्कि राज के बच्चे की फिक्र थी। उसे रेणुका के माँ बनने की खुशी नहीं थी, बल्कि अपने दादी बनने की खुशी थी। तो अब रेणुका को 6वां महीना चल रहा था। आधी रात का वक्त था, सब सो रहे थे और अचानक रेणुका के पेट में तेज दर्द होने लगा। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। क्या हुआ तुम्हें? पता नहीं, बहुत दर्द हो रहा है। सुमित्रा और मीना भी उसकी चीखें सुनकर उठ गईं। सुमित्रा भागती हुई आती है। हे भगवान, 6ठे महीने में कैसे दर्द शुरू हो गया? जल्दी से डॉक्टर के पास ले चलो। बहुत दर्द हो रहा है, मैं उठ भी नहीं सकती। राज उसे गोद में उठाकर जल्दी से कार में डॉक्टर के पास ले जाता है। सुमित्रा रोने लग जाती है। भगवान, इतनी मुश्किल से तो मुझे कोई सुख मिल रहा है, अब कुछ मत छीनना। माँ, 6ठे महीने में तो ऐसा होना बहुत ही खतरनाक है, जानती है ना? हाँ जानती हूँ, तभी तो कह रही हूँ भगवान अपनी कृपा करो। डॉक्टर रेणुका को चेक कर रहे थे। वहीं सुमित्रा और राज बहुत ज्यादा फिक्र में थे। तभी वहाँ से एक नर्स निकलती है। बेटा, क्या हुआ, मेरे को बताना। देखिए, थोड़ा इंतजार कीजिए, उनकी हालत ठीक नहीं है। सुमित्रा परेशान हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। कहाँ जा रही हो? मेरी भगवान से जिद है, उन्हें रेणुका को ठीक करना होगा। हॉस्पिटल के मंदिर में सुमित्रा अपने हाथ पर जलती हुई लौ रख लेती है और भगवान के सामने खड़ी हो जाती है और रोती हुई प्रार्थना करती है। हे भगवान, जब तक मेरी बहू सही सलामत घर नहीं आती, ये लौ ऐसे ही जलती रहेगी। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में रेणुका का इलाज चल रहा था। उधर सुमित्रा को हाथ में लौ लिए खड़े हुए काफी देर हो चुकी थी। उसका हाथ अब जलने लगा था, लेकिन वो खड़ी रही। तभी 2 घंटे बाद। रेणुका अब एकदम ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है, बच्चा भी ठीक है। थैंक यू सर। मीना, जल्दी से माँ को बताओ और उन्हें यहाँ लेकर आओ। मीना सुमित्रा के पास जाती है। माँ, भाभी ठीक है और बच्चा भी ठीक है। सुमित्रा अपना हाथ नीचे कर लेती है और लौ को एक तरफ रख देती है। उसका हाथ काफी जल चुका था। ये क्या किया आपने?
मैं अपने घर के वंश के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैंने भगवान से जिद कर ली थी, रेणुका को तो ठीक होना ही था। तो इस तरह सुख दुख में आखिर रेणुका के 9 महीने पूरे हो गए थे और तभी उसे अचानक काफी दर्द होने लगता है और हॉस्पिटल ले जाया जाता है। उसके लड़का पैदा होता है। सुमित्रा खुशी के मारे पागल हो गई थी। वो पूरी गली में थाली बजाने लगी और हर घर में हर आते जाते व्यक्ति को लड्डू बांट रही थी। मैं बहुत खुश हूँ, मैं दादी बन गई, मेरा पोता हुआ है पोता। सब लोग मिठाई खाओ, जितनी मर्जी खाओ। बधाई हो बहुत बहुत। पोते की खुशी में सुमित्रा बहुत बड़ी पार्टी करती है और काफी लोगों को बुलाती है। सब कुछ काफी अच्छा चल रहा था। देखते ही देखते काफी वक्त निकल गया था, लेकिन फिर से रेणुका की जिंदगी में मोड़ आने वाले थे। रेणुका को फिर से धक्का लगने वाला था। लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि रेणुका की श्रद्धा से और गणपति जी की कृपा से वो प्रेग्नेंट हो गई थी और उसकी प्रेगनेंसी पर पहले तो सुमित्रा और मीना को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन आखिरकार वो भी मान गई और रेणुका की काफी देखभाल करने लगी। उन 9 महीनों के दौरान उसे काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। आखिर रेणुका के एक बेटा पैदा हुआ और घर में बहुत ही खुशी का माहौल था। अब आगे उस पार्टी में मीना के ससुराल वालों को भी बुलाया गया था और उसी दौरान मीना को समझा बुझाकर उसके ससुराल में वापस भेज दिया गया था। कितने अच्छे कदम लेकर आया है मेरा पोता। इसके आते ही मेरी बेटी का घर भी बस गया। हाँ माँ जी, सही कहती हैं आप। जन्म के 15 दिन बाद रेणुका के बेटे का नामकरण किया गया। उसका नाम निर्भय रखा गया और सुमित्रा अपने पोते की बहुत ही देखभाल करती थी। एक दिन रेणुका निर्भय को नहला रही थी, तभी सुमित्रा वहाँ आती है। अरे नालायक, कैसे थोड़ी ना नहलाते हैं बच्चे को। छोड़, मेरे पोते को तकलीफ दे रही है। पर माँ जी, मैंने ऐसा क्या किया है? तू खड़ी हो, मैं अपने आप नहला दूंगी। तभी एक दिन रेणुका निर्भय के लिए दूध गर्म कर रही थी। हे भगवान, अब क्या मेरे पोते को ऐसा दूध देगी? और कैसे दूं? तू हट जा, मुझे करने दे। तू मेरे पोते का कोई काम मत किया कर, मैं सब कर लूंगी। तो इस तरह से निर्भय का हर काम सुमित्रा ही करती थी और रेणुका को वो हर काम में गलत कहती थी। धीरे धीरे निर्भय भी बड़ा होने लगा था। मम्मी जी तो निर्भय पर नौछावर ही हो गई हैं। अरे चलो, अच्छी बात है, तुम्हें कम ध्यान देना पड़ता है। हाँ, ये भी सही है, बस मुझे डर लगता है कहीं वो मुझसे दूर ना हो जाए। अरे ऐसा नहीं है, आखिर तुम माँ हो उसकी, चिंता मत करो। देखते ही देखते 20 साल निकल गए। सुमित्रा भी बूढ़ी हो चली थी। देखो कितना बड़ा हो गया है मेरा बेटा। बस कुछ ही सालों की बात है, फिर तो मेरे पोते की भी बहू आ जाएगी। अभी तो मैं सिर्फ 20 साल का भी नहीं हुआ दादी, कैसी बातें करती हैं आप। अरे तो अभी कौन कह रहा है, बस कुछ ही टाइम में देखना चांद जैसी बहू ले आएंगे तेरी। हाँ माँ जी। मम्मी आप तो बिल्कुल मत देखना, मुझे आप पर तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। क्यों बेटा, ऐसे क्यों बोल रहा है? मैं तेरी माँ हूँ। भले ही आप मेरी माँ होंगी, पर दादी तो दादी होती है। शाबाश बेटा, मेरा अच्छा बच्चा, जुग जुग जियो। असल में निर्भय थोड़ा लापरवाह और बदतमीज था। वो अपने मम्मी पापा की ज्यादा इज्जत नहीं करता था। पर दादी अभी नहीं, अभी वक्त है शादी करने में। 4 दिन बाद तेरा जन्मदिन है, फिर तू 20 साल का हो जाएगा। हाँ हाँ, तो बताइए दादी, आप मुझे क्या तोहफा दे रही हैं? अरे तोहफा तो ऐसा होगा कि तू देखकर खुश हो जाएगा। अच्छा, देखते हैं। तो 4 दिन बाद निर्भय का 20वां जन्मदिन होता है और सुमित्रा उसे एक फोल्ड किया हुआ कागज देती है। ये देख तेरा तोहफा। कागज? आप मुझे लव लेटर दे रही हैं क्या दादी? अरे खोल कर तो देख। निर्भय इसे खोलता है तो बहुत खुश हो जाता है। वो कोई साधारण कागज नहीं, बल्कि वो घर जो सुमित्रा के नाम था उसने निर्भय के नाम कर दिया था। रेणुका और राज भी बहुत खुश थे क्योंकि वो दोनों भी अपने बेटे पर जान वारते थे। वाह दादी, कमाल कर दिया आपने, थैंक यू सो मच। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। अब निर्भय की कॉलेज लाइफ शुरू हो गई थी और कॉलेज में उसे एक लड़की से प्यार हो गया था। वो उस लड़की के साथ काफी समय बिताता था, लेकिन 3 साल तक घर में निर्भय ने इस बारे में कोई बात नहीं की थी। अब तो निर्भय 24 साल का हो गया है और मैंने उसके लिए लड़की देखनी भी शुरू कर दी है। क्यों दादी, आप मेरे लिए लड़की क्यों देख रही हैं? मैंने आपसे कहा है क्या? अरे अरे, ये क्या बोल रहा है तू? क्या हुआ बेटा, इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? मुझे अभी शादी नहीं करनी है। तो मैं कौन सा कह रही हूँ आज के आज शादी कर ले। मैं तो सिर्फ लड़की देख रही हूँ, वो भी बहुत सुंदर सी। जब मैं मना कर रहा हूँ तो? जुबान मत लड़ा। माना कि मैं तेरी दादी हूँ, तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तू मुझसे कुछ भी गलत बोल देगा। निर्भय समझ गया था कि सुमित्रा उसकी बात नहीं सुनने वाली और तभी वो गुस्सा होकर अपने कमरे में चला जाता है। रेणुका भी उसके पीछे जाती है। क्या चाहिए अब आपको? बेटा, इतना गुस्सा, क्या कोई बात छुपा रहा है?
अब आप भी शुरू हो जाइए। देख बेटा, मैं समझती हूँ इस उम्र में काफी बदलाव होते हैं, हम भी इस उम्र से गुजरे हैं। आप मेरी पर्सनल लाइफ पर मत जाइए, ठीक है? मुझे अकेला छोड़ दीजिए। रेणुका निराश होकर वहाँ से चली जाती है। 2 दिन बाद रेणुका निर्भय के कमरे की सफाई कर रही थी। तभी वो अलमारी खोलती है तो उसे एक कागज मिलता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है। वो जल्दी से राज के पास जाती है। राज भी हैरान हो जाता है। आखिर उसमें ऐसा क्या था, ये तो हमें आगे ही पता लगने वाला है। तो शाम के समय निर्भय घर आता है। राज और रेणुका उसके कमरे में जाते हैं। बेटा, तेरी दादी और हम सब तेरी शादी का सोच रहे हैं। ओहो, तो आप लोग फिर शुरू हो गए। गुस्सा नहीं करते, पहले मेरी बात सुन। बताइए जल्दी। मैं सिर्फ तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर तुझे कोई लड़की पसंद है तो हमें बता दे। लड़की लड़की लड़की, क्या करेंगे इतनी जल्दी मेरी शादी करवा कर? पहले मुझे ये तो बताइए। हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है उनके बच्चों की शादी होना, इसमें हम कहीं गलत हैं क्या? बेटा, मैं तुझसे फिर से पूछ रही हूँ, अगर तुझे कोई लड़की पसंद भी है तो हम उनसे बात कर लेंगे। अब कहिए कि जल्दी से शादी कर लो, फिर हमें पोता देखना है, जैसे दादी आपको कहती थी। अब आप शुरू हो जाओ। मैं मेरी बहू को परेशान नहीं करने वाली। जो मैंने देखा है वो मैं उसे नहीं देखने दूंगी। अच्छा, तो अब कहना क्या चाहती हैं कि दादी ने आपको बहुत दुख दिया है? अभी दादी से बताता हूँ। निर्भय उठकर सुमित्रा के पास जाने लगता है कि तभी राज उसका हाथ पकड़ लेता है। मैं तुझसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, कोई बात है तो बता दे। कहा ना नहीं है। राज खींचकर उसके चेहरे पर थप्पड़ लगाता है और उसको वो कागज दिखाता है। तो फिर ये क्या है, बोल। निर्भय हैरान हो जाता है। वो कागज कोई साधारण कागज नहीं, बल्कि निर्भय के कोर्ट मैरिज का कागज था। उसने उस लड़की के साथ पहले से ही शादी कर ली थी। राज और रेणुका को इस बात का दुख था कि निर्भय इतना पूछने और कहने के बावजूद भी ये नहीं बता रहा था। हमें पता था कि तूने शादी कर ली है। मैं बस जानना चाहता था कि तू हमारी कितनी इज्जत करता है। अगर तू बता भी देता तो हमें स्वीकार था। बेटा, हम तेरे माँ बाप हैं, हम तुझे समझेंगे। आजकल का वक्त ऐसा है, वक्त के साथ हम भी बदल गए हैं। नालायक, अगर सच बोल देता तो मुझे तुझ पर गर्व होता। चल निकल मेरे घर से। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? तुम चुप रहो। शोर सुनकर सुमित्रा भी वहाँ आ जाती है। अरे क्या हो गया, क्यों लड़ाई कर रहे हो? क्यों मेरे पोते पर चढ़ रहे हो? आपको भी जानना है आपके पोते ने क्या किया है? तो ये देखो। सुमित्रा वो कागज देखती है और हैरान हो जाती है। निर्भय अभी भी नहीं झुक रहा था और वैसे ही घमंड में खड़ा था। हे भगवान, तूने शादी कर ली और बताया तक नहीं। चल तू निकल घर से। राज बेटा, रहने दे, इतना गुस्सा नहीं करते। बच्चों से तो गलतियाँ हो ही जाती हैं। राज उसका हाथ पकड़कर दरवाजे तक ले जाने लगता है। सुमित्रा और रेणुका उसे रोकती रहती हैं। देखिए, ऐसा मत कीजिए, मैं मर जाऊंगी। तभी राज रुक जाता है। अरे पगली, तुझे क्या लगता है मैं ऐसा करूँगा? रो मत, मैं इसे सच में घर से बाहर नहीं निकाल रहा था। तो ये सब? मैं तो बस देख रहा था कि इसे अभी थोड़ा पछतावा है या नहीं, इसके मुंह से कोई माफी का शब्द निकलता है या नहीं। लेकिन मुझे पता लग गया, मैंने कोई क्राइम नहीं किया है जो मैं माफी मांगू, और आप मुझे घर से बाहर नहीं निकाल सकते। यहाँ मेरा भी हक है। मुझे पता है मैं तुझे घर से बाहर नहीं निकाल सकता, क्योंकि मैं निकालना नहीं चाहता। राज बेटा, तू अपने कमरे में जा। देखा रेणुका, जिस बेटे के लिए तूने इतनी मन्नतें मांगी, इतना कष्ट सहा, आज उसे हमारी इज्जत तक नहीं है। सुमित्रा को भी ये देखकर काफी बुरा लगता है। सुमित्रा भी रोने लग जाती है। लेकिन सच्चाई ये थी कि निर्भय की शादी हो चुकी थी। अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई थी, आगे आगे काफी कुछ बदलने वाला था और राज रेणुका की जिंदगी में अंधेरा छाने वाला था। लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि रेणुका का बेटा निर्भय 24 साल का हो गया था। वो अपने माँ बाप की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता था और काफी जिद्दी था। सुमित्रा ने उस घर को भी निर्भय के नाम कर दिया था। इसी बीच घर में सबको पता लगता है कि निर्भय ने एक लड़की से कोर्ट मैरिज कर रखी है, जिस वजह से घर में काफी लड़ाई होती है। लेकिन निर्भय पर कुछ खास असर नहीं होता और सुमित्रा को भी ये देखकर रेणुका और राज के लिए काफी बुरा महसूस होता है। अब आगे। पापा, अब जब सबको पता लग ही गया है कि मैंने शादी की हुई है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं कोमल को घर ले आऊं। अच्छा, तो कोमल नाम है उस लड़की का? हाँ पापा। ठीक है, जैसा तुझे ठीक लगे। वैसे भी तू कौन सा हमसे पूछ पूछ कर सब काम करता है। अब जो हो गया सो हो गया। अब तो वो घर की बहू है, उसे घर तो लाना ही होगा। अरे ऐसे कैसे ले आएगा? उसके भी तो माँ बाप होंगे, उनसे बात करनी होगी। नहीं है मम्मी, वो अनाथ है। हे भगवान, और तुझे वो कहाँ से मिल गई? वो पिछले काफी सालों से यहीं रहती है। मैं उसे 4-5 सालों से जानता हूँ।
अरे फिर भी लड़की के खानदान का पता ना, जात का, और तूने शादी कर ली। कुछ तो सोच लिया होता। अब दादी आप फिर से शुरू हो जाओ। कल भी बहुत तमाशा कर दिया आप लोगों ने। तमाशा हमने किया या तूने? वजह तो तू ही था ना। अब कोमल के आने के बाद भी आप लोगों को यही सब करना है तो मुझे पहले ही बता दो, मैं उसे नहीं लाऊंगा। अरे नहीं नहीं माँ जी, अब छोड़िए बेटा, तू ले आना उसे। अब हम कोई ऐसी बात नहीं करेंगे। तो उसी शाम निर्भय कोमल के घर आता है। कोई नहीं जानता था कि कोमल कैसी लड़की थी, कौन थी, कहाँ रहती थी। अरे अरे दरवाजे पर ही रुको, मैं अभी पूजा की थाली लेकर आती हूँ। हाँ हाँ, अब शादी तो हो ही गई है, थोड़ा बहुत नाम का शगुन तो करना ही पड़ेगा। तो रेणुका पूजा की थाली और चावल से भरा कलश लेकर आती है। वो दोनों की पूजा करती है और कोमल कलश को पैर मारकर अंदर आती है। कोमल, तुम तो बहुत सुंदर हो। आंटी जी, ये तो आपके बेटे ने भी मुझसे बहुत बार कहा है। अरे मैं आंटी नहीं हूँ, सास हूँ तुम्हारी। ठीक है मम्मी जी। अरे बेटा, घर में आई है पहली बार, अपनी सास के पैर तो छू। आजकल पैर वैर कौन छूता है। और क्या दादी, आप भी कैसी बात करते हैं, अब जमाना बदल गया है। तो कोमल किसी की भी पैर नहीं छूती और ऐसे ही इतराते हुए निर्भय के साथ कमरे में चली जाती है। मुझे तो इस लड़की के लक्षण अच्छे नहीं लग रहे रेणुका। अब क्या कहूँ, बस मेरा बेटा खुश रह ले, मुझे और क्या चाहिए। अरे बूढ़ी आंखें हैं मेरी, देखते ही पहचान जाती हैं। ये लड़की तो हमें पार नहीं लगाने वाली। माँ जी, आजकल के बच्चे बहुत एडवांस हो गए हैं, उसकी बोली और कपड़ों पर मत जाइए। चल देख लेते हैं, पता चल जाएगा। कोमल काफी एडवांस थी और वो रीति रिवाजों में भी विश्वास नहीं करती थी। संस्कारी बहू वाले कोई भी गुण उसमें नजर नहीं आ रहे थे। तो अगले दिन सुबह 10 बजे तक निर्भय और कोमल कमरे से बाहर नहीं निकलते। टाइम देखा है, 10 बज गए हैं। घर की बहू इस वक्त तक सो रही है। माँ जी, अभी उसको इस घर में सेट होने में कुछ दिन तो लगेंगे। तभी निर्भय अपने कमरे से बाहर आता है। कोमल कहाँ है बेटा? अब आपने क्या सुबह सुबह उससे काम करवाना है? अरे फिर गुस्सा क्यों हो रहा है? मैं तो ऐसे ही पूछ रही हूँ। अभी उसको आए हुए एक दिन भी नहीं हुआ और तू उसके पीछे पीछे ऐसे पूंछ हिला रहा है। तभी वहाँ पर अंगड़ाइयाँ लेती हुई नाइटी पहने हुए कोमल आती है। हे भगवान, इसे शर्म है या नहीं है? ऐसे कपड़ों में ही बाहर आ गई है। तो क्या हो गया? ये सब तो आजकल का फैशन है। आप ही ना कितने पुराने ख्यालों के हैं। तभी राज वहाँ आ जाता है। बेटा कोमल, ये तुम्हारे ससुर जी हैं। कल तुम मिली नहीं थी ना इनसे? अच्छा ठीक है। राज कोमल को देखकर गुस्सा हो जाता है और वापस अपने कमरे में चला जाता है। लेकिन कोमल पर किसी भी बात का कोई असर नहीं हो रहा था। कोमल और निर्भय बिल्कुल एक जैसे थे। उनको किसी की परवाह नहीं थी, न ही वो किसी की इज्जत करते थे। ये सब देखकर सुमित्रा और रेणुका काफी परेशान रहते थे। रेणुका, मुझे तो इस घर के हालात ठीक नहीं लग रहे हैं। ये लड़की तो कुछ काम खराब करती नजर आ रही है। माँ जी, सिर्फ कोमल की गलती नहीं है। हमारा निर्भय भी तो कितना लापरवाह है। उसे किसी की ना तो इज्जत है ना फिक्र। हाँ रेणुका, आजकल मेरे भी हाथ पैर सही नहीं चल रहे। मैं भी बीमार रह रही हूँ। मेरे मरने के बाद ध्यान रखना। धीरे धीरे वक्त निकल रहा था और सुमित्रा तो बीमार रहने लगी थी। बेड से उठ भी नहीं सकती थी। रेणुका ही सुमित्रा का सारा काम करती थी। एक दिन सुमित्रा रेणुका को आवाज लगाती है। रेणुका, रेणुका, जरा चाय बना दे, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। उस वक्त रेणुका नहा रही थी, इसलिए उसे आवाज सुनाई भी नहीं दे रही थी। तभी सुमित्रा कोमल को बुलाती है। कोमल बेटा, कोमल, जरा यहाँ तो आ। अरे मैं क्यों जाऊँ? मैं उनका कोई काम नहीं करने वाली। प्लीज कोमल, चली जाओ ना, पहली बार तो तुम्हें बुला रही हैं। तो कोमल चिढ़कर चली जाती है। बेटा जरा चाय बना दे, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। कोमल गुस्से में जाकर चाय बनाकर लाती है और वो बहुत ही गंदी चाय बनाती है। सुमित्रा उसे पीती है तो वो थूक देती है। अरे इतनी गंदी चाय बनाई है बेटा तूने। मैं तो ऐसे ही बनाऊंगी, पीनी है तो पियो वरना मत पियो। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। सुमित्रा को बहुत बुरा लगता है पर वो कुछ नहीं कर सकती। निर्भय, मैं कोई काम वाम नहीं करने वाली, उनको तो पसंद ही नहीं आई चाय। अरे ऐसे गुस्सा नहीं करते कोमल। सुमित्रा काफी बीमार थी और 2 दिन बाद ही सुमित्रा की मौत हो जाती है। खैर, मृत्यु तो अटल सत्य है, एक न एक दिन सबने ही मरना होता है। निर्भय को अपनी दादी के लिए काफी बुरा लगता है क्योंकि वो जैसा भी था पर उसके मन में अपनी दादी के लिए थोड़ा लगाव था। धीरे धीरे थोड़ा वक्त निकलता है और निर्भय और कोमल वापस अपने उसी रूटीन में आ जाते हैं और बस हर वक्त मस्ती करते रहते हैं। ना तो घर के काम की चिंता,
न ही अपने माँ बाप की फिक्र थी। एक रात निर्भय और कोमल घर पर काफी लेट आते हैं। राज इससे गुस्सा हो जाता है। बहुत वक्त हो गया, मैं तुम दोनों को देख रहा हूँ। कोई इतना लापरवाह कैसे हो सकता है? आजकल का माहौल इतना खराब है और ये कोई वक्त है घर में आने का? अरे पापा जी, ऐसी भी क्या बात हो गई? हम जब मर्जी आए जब मर्जी जाए, आप कौन होते हैं हमें कहने वाले? कोमल, ये क्या तरीका है अपने ससुर से बात करने का? मम्मी जी, आप तो रहने दीजिए, आपको खुद को तो बात करनी नहीं आती, मुझे और सिखाएंगी। कोमल ऐसे बदतमीजी से हमसे बात कर रही है निर्भय, और तू चुपचाप खड़ा हुआ देख रहा है। पर इसने कुछ गलत तो नहीं कहा ना? आज के बाद बदतमीजी की तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। रहना है तो ढंग से रहो, वरना दरवाजे खुले हैं तुम्हारे लिए। ये कैसी बातें कर रहे हैं अब आप? क्या मतलब है बेटा? आप दोनों शायद भूल रहे हैं कि ये मेरा घर है। दादी ने मेरे नाम किया था। रेणुका और राज की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि उनका बेटा उनसे ये बात कहेगा। शाबाश बेटा, शाबाश। आज तो तूने बहुत ही अच्छी बात की है, हमारा दिल खुश कर दिया। बिल्कुल, तो आपने रहना है तो ढंग से रहिए, वरना दरवाजे खुले हैं। हाँ पापा, समझ गए ना हम क्या कह रहे हैं? इतना घमंड अच्छा नहीं होता बेटा। तो मम्मी, कौन कह रहा है कि घमंडी लोगों के साथ रहो? रहने के लिए बहुत सी जगह है, जहाँ जाना चाहो जा सकते हो। तो तू अब हमें घर से जाने के लिए कह रहा है? समझदार को इशारा ही काफी है। वैसे भी आपकी हमसे बनती तो है नहीं, यूं ही घर में रहकर राशन ही खत्म कर रहे हैं। मैं अभी निकम्मा और नाकारा नहीं हूँ, इतना कमा सकता हूँ कि खुद को और अपनी पत्नी को पाल सकूं। तो जाइए यहाँ से और साबित कीजिए, कहो तो मैं छोड़ कर आता हूँ। बस बेटा, एहसान रहेगा तेरा। राज गुस्से में अपना सारा सामान पैक करने लगता है। रेणुका उसे समझाती है, लेकिन वो कुछ नहीं समझता। जाने दीजिए, बच्चे तो कुछ भी बोलते हैं। अभी मेरा आत्मसम्मान इतना भी नहीं गिरा है कि बेटे के मुंह से ये बात सुनकर भी मैं रुक जाऊं। जल्दी कीजिए मम्मी पापा, हमें सोना भी है। सुना रेणुका, और भी कुछ बाकी है क्या सुनना? इसके बाद राज रेणुका अपना सामान पैक करके वहाँ से निकल पड़ते हैं और एक वृद्ध आश्रम में रहने चले जाते हैं। कोमल और निर्भय काफी खुश थे। अब तो मजा ही आ जाएगा इस घर में, पूरा घर हमारा। हाँ, अब कोई टांग नहीं अड़ाएगा। इन दोनों ने अपने माँ बाप को बेइज्जत करके घर से बाहर निकाल दिया था। लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि निर्भय अब कोमल को अपने घर ले आया था। सुमित्रा और रेणुका को कोमल की आदतें अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन वो चुप रहती थी। वक्त निकलने के साथ साथ सुमित्रा भी बीमार रहने लगी और आखिर एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। उसके कुछ दिन बाद कोमल और निर्भय ने बेअदबी से राज और रेणुका को घर छोड़कर जाने की बात कह दी। फिर राज रेणुका को लेकर वृद्ध आश्रम में चला गया। अब निर्भय और कोमल उस घर में अकेले थे। अब आगे 3 महीने हो गए थे। निर्भय अपने माँ बाप से बात तक नहीं करता था। वो दोनों अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। तो एक दिन कोमल प्रेग्नेंट हो गई। कोमल, मैं बहुत खुश हूँ, अब हमारा भी बच्चा होगा, मैं पापा बनने वाला हूँ। हाँ, मैं भी। वहीं दूसरी ओर राज और रेणुका वृद्ध आश्रम में रह रहे थे। मैंने सोचा भी नहीं था हमें ये दिन देखना पड़ेगा। हमारा इकलौता बेटा हमें घर से बाहर निकाल देगा, हम ये सोचते भी कैसे। खैर, दुख तो अलग था, लेकिन फिर भी उनके हालात बुरे नहीं थे, क्योंकि राज अभी भी काम करता था और पैसे कमाता था। कोमल को प्रेग्नेंट हुए 2 महीने हो गए थे कि अचानक एक दिन उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। आहा, निर्भय, बहुत दर्द हो रहा है पेट में। आहा। चिंता मत करो, मैं जल्दी हॉस्पिटल ले चलता हूँ तुम्हें। निर्भय उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। डॉक्टर उसे एडमिट करते हैं। उसका इलाज चलता है और जब उस कमरे का दरवाजा खुलता है तो निर्भय देखता है कोमल जोर जोर से रो रही थी। कोमल का मिसकैरेज हो गया है। डॉक्टर, ये कैसे हुआ? इसकी कोई खास वजह अभी तक पता नहीं लगी है। हम इतने खुश थे निर्भय, ये सब क्यों हुआ? रिपोर्ट में तो ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा है जिससे कारण का पता लग सके। दोनों इस बात से काफी दुखी थे और दुख होना जाहिर सी बात भी थी। तो कुछ टाइम बाद कोमल फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है और इस बार भी दोनों काफी खुश थे और इस बार कोमल अपना ज्यादा ख्याल रखती थी। इस बार बिल्कुल भी लापरवाही मत करना, मैं नहीं चाहता कि पिछली बार जैसा कुछ हो। हाँ निर्भय, लेकिन मैंने तो पिछली बार भी बहुत ध्यान रखा था। तुम्हें पता है ना मैं खुद का कितना ध्यान रखती हूँ। हाँ, मुझे पता है, पर फिर भी पता नहीं क्यों ये सब हुआ। खैर छोड़ो। तुम चिंता मत करो, मैं फूक फूक के कदम रखूंगी और खाने पीने का भी ध्यान रखूंगी। हाँ ठीक है। तो 1 महीने बाद फिर से कोमल की हालत बिगड़ जाती है। उसके पेट में बहुत दर्द होता है और हॉस्पिटल ले जाया जाता है।
आई एम सॉरी, तुम्हारा मिसकैरेज हो गया है। हे भगवान, ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ तो बताइए डॉक्टर साहब। कोमल जोर जोर से रोने लग जाती है। वो दोनों बहुत ही निराश हो जाते हैं। उन्होंने अब खुश होना भी छोड़ दिया था। ये बार बार क्यों हो रहा है? डॉक्टर, अगर आप हमें बताएंगे ही नहीं तो हम इलाज कैसे करवाएंगे? देखिए मिस्टर निर्भय, इसकी कोई वजह नहीं आ रही रिपोर्ट में। ना तो कोमल गिरी है और न ही कोई गलत चीज खाई है उसने। मुझे लगता है मैं कभी माँ नहीं बन पाऊंगी। कुछ करो ना निर्भय, मुझे बच्चा चाहिए। तुम चिंता मत करो, हम किसी और अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे। तो तीसरी बार भी कोमल प्रेग्नेंट होती है और उसका फिर से मिसकैरेज हो जाता है। वो हॉस्पिटल में ही थे। कोमल बहुत कमजोर हो गई थी। उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ, काले घेरे पड़ गए थे। कोमल, हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। बस निर्भय, अब मुझ में और हिम्मत नहीं है। चलो घर चलते हैं अब। निर्भय उसे हॉस्पिटल से घर लाता है और कार से उसे सहारा देकर उतारने लगता है। तभी वहाँ खड़ी उसकी एक पड़ोसन उसे देख लेती है और उनके घर पहुँच जाती है। क्या हुआ कोमल बेटा, इतनी हालत खराब कैसे हो गई? मैं क्या करूं आंटी, मैं जब भी प्रेग्नेंट होती हूँ मेरा बच्चा गिर जाता है। आंटी जी, हमें तो माँ बाप बनने का सुख मिल ही नहीं रहा। बहुत बुरी बात है ये तो। अच्छा, तेरी सास कहाँ है? आजकल दिखाई नहीं देती, मैंने भी पूछा नहीं। कोमल और निर्भय एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं। मम्मी पापा अलग रहने लग गए हैं। अच्छा, घर का मामला है, मैं तो कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन मुझे मेरी सास ने बताया था कि रेणुका के भी कई साल तक बच्चा नहीं हुआ था। पर ये बात मुझे तो नहीं पता। मुझे भी इस बारे में कुछ खास नहीं पता। कई बार दादी बताती थी पर मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अरे तुझे यही नहीं पता कि तुम कितनी मन्नतों के बाद पैदा हुए, कितनी मुश्किलों से गुजरी रेणुका? अपनी माँ से पूछा तो होता। हाँ आंटी जी, मेरी ही गलती है। चलो ध्यान रखना बेटा, मैं चलती हूँ। निर्भय को ये बात सुनकर काफी दुख होता है। कोमल और निर्भय को बहुत बुरा लगता है क्योंकि आज वही स्थिति उनकी हो गई थी। उनको भी बच्चे का सुख नहीं मिल रहा था। कोमल, क्या तुम भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रहा हूँ? हाँ निर्भय, हमने उनके साथ बहुत गलत किया। उन्हें वापस ले आओ। चलो हम चलते हैं। नहीं, तुम उठ भी नहीं सकती। तुम आराम करो, मैं लेकर आऊंगा। निर्भय वृद्ध आश्रम जाता है और अपने माँ बाप का पता करता है, लेकिन वहाँ उसे पता लगता है कि उसके माँ बाप उस वृद्ध आश्रम में नहीं थे। अब मैं क्या करूँ? मम्मी पापा कहाँ होंगे? शहर में तो सिर्फ एक ही वृद्धाश्रम है। अब मैं उन्हें कहाँ ढूंढूं? निर्भय कई सड़कों पर लोगों को उनकी फोटो दिखाता हुआ भटकता है, लेकिन कुछ पता नहीं चलता। वो बहुत परेशान हो जाता है। थक हार कर एक अनजान सड़क के किनारे बैठकर रोने लगता है। हे ईश्वर, मेरी मदद करो, एक बार मुझे मम्मी पापा से मिलवा दो। तभी एक बुजुर्ग आदमी उसको रोता देखकर उसके पास रुकता है। बेटा, क्या हुआ? तुम क्यों परेशान हो? क्यों रो रही हो? कुछ नहीं अंकल जी, मैंने कुछ कर्म ही ऐसे किए हैं कि आज मुझे रोना पड़ रहा है। मैं अनजान हूँ, शायद तुम्हारे कोई भी काम नहीं आ सकता, लेकिन तुम चाहो तो अपने मन का दुख मुझे बता सकते हो बेटा। फिर निर्भय अपने माँ बाप की फोटो उसे दिखाता है। ये मेरे मम्मी पापा हैं। मैंने इनको घर से निकाल दिया था। आज जब मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ है तो मैं वापस उनको लेने गया, लेकिन ये मुझे मिल ही नहीं रहे। बेटा, तुमको गलती का एहसास हो गया है, बहुत ही बड़ी बात है। और शायद भगवान ने मुझे आज इसी रास्ते से इसलिए भेजा ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। आओ मेरे साथ, मैं बताता हूँ। वो आदमी उसे घर में ले जाता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, सामने राज और रेणुका खड़े होते हैं। उनको देखकर निर्भय जोर जोर से रोते हुए उनके पैरों में गिर जाता है। मुझे माफ कर दो मम्मी पापा, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। रेणुका अपने बेटे को गले लगा लेती है क्योंकि माँ तो आखिर माँ ही होती है। निर्भय, अब किस बात की माफी मांगने आए हो? आज साल होने को आया है। पापा मुझे माफ कर दो प्लीज, मैं गलती सुधारने आया हूँ। आप घर चलो बस। सोचना भी मत प्लीज मम्मी पापा, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है और मैं बहुत परेशान हूँ। आप मेरे साथ वापस चलिए ना प्लीज। नहीं बेटा, हम तुम्हारे साथ वापस नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे तो ठीक है, मैं भी यही घर के सामने सड़क पर ही बैठा रहूंगा। बेटा ऐसे नहीं करते, हमने तुम्हें माफ कर दिया। कोमल और तुम आपस में खुश हो, हमारे लिए यही बहुत है। कोमल की हालत भी बहुत खराब है, सच में आपके साथ गलत करने का फल भुगत रहे हैं हम। निर्भय बहुत रोता है और बार बार माफी मांगता है। उसे दुख में देखकर राज और रेणुका पिघल जाते हैं और घर जाने को राजी हो जाते हैं। कोमल भी उनके पैरों में गिरकर उनसे माफी मांगती है। अरे कोमल की हालत इतनी खराब, बहुत कमजोर हो गई है ये। क्या है बेटा ये सब?
मम्मी पापा, कोमल 3 बार प्रेग्नेंट हुई थी, लेकिन हर बार इसका मिसकैरेज हो जाता है और डॉक्टरों को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम चिंता मत करो बेटा, ये भगवान जानता है और हम जानते हैं कि तुम्हें पाने के लिए हमने कितने कष्ट सहे हैं और कितना इंतजार किया है। हाँ बेटा, तुम चिंता मत करो। जिस श्रद्धा भाव से भगवान से तुम्हें मैंने मांगा था, उसी श्रद्धा भाव से मैं तुम्हारी औलाद भी मांगूंगी। हाँ बेटा, और अपनी माँ की श्रद्धा पर विश्वास रखना, मैंने भी किया था और तभी तुम हुए थे। और कोमल को मैं कुछ ही दिनों में ठीक कर दूंगी, अच्छे से इसकी सेवा करूंगी। रेणुका पूरी श्रद्धा भाव से गणपति जी के मंदिर जाती है और कोमल के लिए प्रार्थना करती है। वो कोमल का पूरा ध्यान भी रखती है। कोमल ठीक हो जाती है। मम्मी जी, आज आपकी वजह से ही मैं ठीक हुई हूँ, वरना मैं तो जीना भी नहीं चाहती थी। मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं बेटा, बच्चों से गलती हो जाती है। अब देखना, तू कुछ दिनों में प्रेग्नेंट भी हो जाएगी। रेणुका रोज नंगे पांव मंदिर जाती थी। ऐसे ही गणपति जी की कृपा से 4 महीने बाद कोमल फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है। रेणुका उसकी पूरी सेवा करती है और उसे बिल्कुल भी काम नहीं करने देती। और देखते ही देखते कोमल के 9 महीने बहुत अच्छे से निकल जाते हैं और उनके घर पर एक लड़का पैदा होता है और सब आपस में बहुत खुश। थैंक्स फॉर वॉचिंग।